Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do NCERT solution part 2nd for the chapter India's external relation. I hope part 1 you have seen and that is clear to all of you. In that we have discussed 5 questions related to the same chapter, and today we are going to start from question number 6. So let us discuss now. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग टू यू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. आपको कुछ टर्म्स गिवन है जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. फर्स्ट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, दैट यू विल हैव टू टेल दैट विच काइंड ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया इज हैविंग. एंड सेकंड, कंसेंसस इन फॉरेन पॉलिसीज मैटर, जिन मैटर्स पे हम सभी कहीं ना कहीं सिमिलर व्यूज रखते हैं, सिमिलर आइडियाज रखते हैं, दैट यू विल हैव टू एक्सप्लेन. Right? First is India's nuclear policy. So we have already seen, we have discussed in detail in the class that India's foreign policy was based upon the principle no first use. Along with that, as we have developed nuclear weapons at that time also, at the time of first nuclear explosion of our country, we have made it clear that India will never use it first. Right? And we have done it just for security purposes, you can say. We are not trying to destroy harmony and peace of the world, that we have discussed. So India conducted nuclear test in the year 1998, right, and declared itself a nuclear power. हम लोगों ने क्या किया था 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, है ना. फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम लोगों ने किया था 1974 में. यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करके हमने डिक्लेयर कर दिया दैट यस नाउ वी आर न्यूक्लियर पावर. ओके, सो अब क्या हम लोगों ने की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, व्हाट वाज दैट? इंडिया हैज मेड द डिक्लेरेशन फॉर नो फर्स्ट यूज ट्रीटी. हम लोगों ने क्या बताया कि हम फर्स्टली यूज नहीं करेंगे, मतलब हम ऐसी कंट्री नहीं कि हम दूसरी कंट्री पे ना पहले अटैक करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ. जस्ट यूएसए हैज डन, जस्ट लाइक वी विल नॉट डू, बिकॉज वी हैव सीन ना दैट 6th of August एंड 19th of August वी हैव सीन, राइट? याद आ रहा है आप लोगों को? मतलब वर्ल्ड वॉर की एंड करने के लिए, राइट? तो इंडिया ने वो क्या बोला था? इंडिया ने बोला था नो फर्स्ट यूज. सो अंडर दिस इंडिया विल नॉट यूज आर न्यूक्लियर वेपन एट फर्स्ट प्लेस एंड विल ऑल्सो नॉट यूज अगेंस्ट आर नेशन विच डू नॉट पॉजेस न्यूक्लियर पावर. यहां हम लोगों ने क्या बोला कि ना तो हम किसी के भी अगेंस्ट फर्स्टली न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, एंड सेकेंडली वी हैव मेड इट क्लियर कि जो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो हम उनके अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेंगे. दैट वॉज द पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री. और सेकंड हम लोगों ने क्या दिखाया? इंडिया हैज शोन इट्स कमिटमेंट टुवर्ड अ जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट टू मेक दिस वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स फ्री. आप लोगों को एनपीटी सीटीपीटी याद आ रही है? सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी वो हम लोगों ने पढ़ी थी. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी हम लोगों ने डिस्कस की थी. तो वो जो कहीं ना कहीं जो ट्रीटीज थी ना, जो वर्ल्ड में एक टाइप से डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रही थी कि जो न्यूक्लियर वेपन से फुलफिल्ड कंट्री है वही डेवलप करेंगी, वो टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड नहीं करेंगी ऐसी कंट्रीज को जो वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं. तो हमने क्या शो किया? हमने इंडिया हैज शोन इट्स कमिटमेंट टुवर्ड अ जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी. इसीलिए हम लोगों ने उन दोनों में से किसी पे भी सिग्नेचर नहीं किए थे, याद आया? और हम लोगों ने क्या बोला था कि जो दोनों ट्रीटीज है दे आर बेस्ड अपॉन डिस्क्रिमिनेशन. इसीलिए इंडिया ने हमेशा से क्या फेवर किया है? इंडिया ने हमेशा से फेवर किया कि हमारी कंट्री ना हमेशा से ऐसा कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पॉलिसी फेवर करेगी जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है, राइट? और जिसमें क्या नहीं होगा, जिसमें हम लोग हमेशा वर्ल्ड में कोशिश करेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड बनाएंगे. फाइन. अब सेकंड हम लोगों से पूछा गया है कि ऐसे कौन से एरियाज है जिस पर जनरल कंसेंसस बनती है, वो क्या है? अब देखो, देयर इज मेन फोकस ऑन एंश्योरिंग द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. जो फर्स्ट मेन फोकस है सभी का, क्योंकि देखो नेशन है तो हम सब हैं, इंडिया है तो ही हम सब है ना. तो सबसे मेन फोकस तो क्या था कि हम नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे. सारी पार्टीज इस पर कहीं ना कहीं एक टाइप से एक्सेप्टेंस शो करती हैं. All the states should have a national identity despite having disputes among each other. और उसके अलावा क्या, और जो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी कि वो कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो, राइट? तो सारे स्टेट्स के पास क्या होगी? एक नेशनल आइडेंटिटी, ऑल दो दे आर हैविंग डिस्प्यूट्स अमंग ईच अदर. मान लिया हमारा पंजाब के साथ लेकर कोई कंफ्लिक्ट है, मान लिया हरियाणा का पंजाब के साथ कोई कंफ्लिक्ट है, मान लिया तमिलनाडु का महाराष्ट्र के साथ कोई कंफ्लिक्ट है. बट इवन देन क्या है? इवन देन हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे? एक नेशनल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेंगे, ऑल दो हमारे बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं. ये ऐसा था जिस पर सभी की एक टाइप से जनरल कंसिडरेशन बनी थी.
सेकेंड, द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी पॉलिसी जो हमारी कंट्री में थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी को लीड कर रही थी, तो हम इसको क्या करेंगे, ये भी ऐसा एक टाइप से ऐसा मैटर था कि हमारी बाउंड्रीज प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, है ना। और उसके अलावा हमारी जो मिलिट्री है दैट शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द कंट्री, राइट। Along with that, the national interest should guide the foreign policy of India. This is a general trend which is followed by almost every party in power. कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ना वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करे, ऐसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है ना वो उसको गाइड करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है दे शुड ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ आइडियाज, यू कैन से। Along with that, this is a general trend, जो ये ऐसा जनरल ट्रेंड है जिसको हर पार्टी ने फेवर किया। कौन कौन से, कि एक तो हम नेशनल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस रखेंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, हम लोग करेंगे कि हमारे जो नेशन है ना वो इंश्योर होनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी बाउंड्रीज, उसकी जो मिलिट्री है कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग। इस पर भी हमारी जनरल कंसेंसस थी। और दूसरा क्या था कि दूसरा हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि आप पहले ये चेक करो कि आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या है और उसके बाद क्या बनाओ, अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाओ। सो दीज वर द मैटर्स ऑन विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री वॉज एग्री, राइट। अब सेकेंड, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वॉज बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड कॉपरेशन। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनी वो कैसे प्रिंसिपल पर बनी, किस प्रिंसिपल के अराउंड रिवॉल्व होती है, पीस एंड कॉपरेशन, यानी हम पीस मेंटेन करके रखेंगे और कॉपरेशन, एक टाइप से कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करेंगे, कॉपरेशन रखेंगे। बट इंडिया फॉट 3 वॉर्स इन अ स्पेस ऑफ 10 years बिटवीन 1962 एंड 1971। यहां तक हम लोगों ने 3 वॉर लड़ भी लिए, है ना। 1962 चाइना, 65 पाकिस्तान, 1965 अगेन पाकिस्तान। सो वुड यू से दैट दिस वाज अ फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी? मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम पीस को मेंटेन करके रखेंगे, बट इवन देन क्या हो रहा है कि 3 वॉर 10 साल के बीच में हम लोग लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई? और वुड यू से दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल सिचुएशन, या फिर आपके अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल सिचुएशन का इंपॉर्टेंस था, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई, या फिर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर क्या है, इंटरनेशनल जो सिचुएशन चल रही थी उसका इंपैक्ट पड़ रहा था। एंड यू विल हैव टू टेल द रीजंस फॉर व्हाट यू आर सपोर्टिंग, यू विल हैव टू टेल द रीजंस फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो, राइट। सो अब देखो, दिस वाज नॉट अ फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ऑलरेडी वी हैव सीन कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड अपॉन पीस एंड पीसफुल कॉपरेशन, राइट। इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी तो मतलब वेस्ट नहीं हुई, वो फेल नहीं हुई। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि हमें नैम की पॉलिसी से दोनों के दोनों ब्लॉक से बेनिफिट मिल रहा था, राइट। बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द नेशनल इंटरेस्ट। हम लोगों ने वो क्वेश्चन भी किया था ना कि हमारी नेशनल इंटरनल पोजीशन क्या है और इंटरनेशनल क्लाइमेट क्या है, वो दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। सो जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि 10 years में 3 wars, so that was not the failure of India's foreign policy, but these wars were result of international situation. ये जो वॉर थे किसका रिजल्ट थे? इंटरनेशनल सिचुएशन की, इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन चल रही है, राइट। सो द रीजंस फॉर दीज वॉर वर एज गिवन बिलो। इन जो सारे वॉर्स थे, 3 के 3 वॉर्स, उनके रीजंस क्या थे? अब देखो, फर्स्ट, इंडिया हैड आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट विद चाइना इन द अक्साई चीन एरिया एंड NEFA in 1962 when the Luban missile crisis, it will be Cuban missile crisis, it is going to be Cuba, okay, Cuban missile crisis had drawn the attention of the whole world. China found an opportunity to invade India. This led to war between India and China. जब मतलब क्या चल रही थी, हमारी पोजीशन कैसी थी कि हमारी पोजीशन ऐसी चल रही थी कि हमारा डिस्प्यूट हो गया चाइना के साथ बाउंड्रीज को लेके, लाइन ऑफ कंट्रोल थी, राइट। तो अब क्या हुआ कि जो चाइना ने क्या करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश की। उससे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे, इतने अच्छे रिलेशन थे कि हमें मिलिट्री भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, राइट। बट एकदम से क्या हुआ कि चाइना ने अक्साई चीन वाले पार्ट पे, NEFA वाले पार्ट पे कहीं ना कहीं क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया, राइट। तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? और देखो उसमें वर्ल्ड में क्या चल रहा था उस टाइम पे, वर्ल्ड उस टाइम पे ये कोशिश कर रहा था कि उस टाइम पे जो है ना उस वर्ल्ड में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। और जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था तो पूरे के पूरे वर्ल्ड का अटेंशन कहां पे था? पूरे के पूरे वर्ल्ड का अटेंशन था 2 बड़ी बड़ी पावर्स के ऊपर, राइट। और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जब पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं उन
उन सारी चीजों को लेकर बिजी था, तो चाइना ने उसका एडवांटेज लिया और हमारे ऊपर अटैक कर दिया, राइट। और इसी वजह से फिर क्या हुआ, दिस लेड टू वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इसने वॉर शुरू कर दिया कि हमारे और चाइना के बीच में वॉर शुरू हो गया। बेसिकली आपको याद रखना है जो डिस्प्यूट था दैट वाज द रीजन ऑफ अक्साई चीन एंड NEFA, जिसको आप कंसीडर कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, राइट। मतलब जो हमारे बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे उनके रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग, राइट। अब सेकंड आपसे पूछा गया, रीजन पूछा गया था। अब सेकंड क्या था, इन 1965 दिस was a war with Pakistan over Kashmir issue. There was war, है ना, कश्मीर इशू को लेकर वॉर था। Pakistan hoped that India had already been defeated by China. It would be easy to defeat India again. This, however, did not happen and India defeated Pakistan. अब पाकिस्तान के दिमाग में क्या आया, पाकिस्तान के दिमाग में ये आया कि अब देखो चाइना ने हरा दिया भाई इंडिया को, सो दैट इट्स इजी, आप इसको डिफीट कर सकते हो। बट दैट डिड नॉट हैपन, और हम लोगों ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। थर्ड वॉर आप लोगों ने पढ़ा था अगेन, जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन होती 1971, so was involved about the question of East Pakistan, now Bangladesh, where people were fighting a freedom struggle against Pakistan rulers, so this was a result of internal conflict of Pakistan and not the failure of India's foreign policy. थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो रही थी तो जो पीपल थे दे वर फीलिंग कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट नेशन की डिमांड चल रही थी, दैट वाज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बना, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी फेलियर नहीं हो रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अलग नेशन की डिमांड चल रही थी और अगर अलग नेशन की फॉर्मेशन हो रही है तो ये हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स का, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट नहीं था कि 3 वॉर हमें एक साथ लड़ने पड़े, मतलब विद इन 10 years लड़ने पड़े, but it was the international climate, you can say, that was putting impact on our position, right? We have seen in 1962, 1965 and in 1971 also. I hope 7th question is also clear to all of you. Now question number 8, does India's foreign policy reflect her desire to be an important regional power? क्या जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, अब देखो फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी ना एक टाइप का वेल होता है, पर्दा होता है, जिसकी कहीं ना कहीं जिसमें हाइड करके आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हो, राइट। अब वो क्या है कि फॉरेन पॉलिसी क्या हमारी इस डिजायर को रिफ्लेक्ट करती है कि जो हमें रीजनल पावर बनना, रीजनल मतलब एरिया, जब हम एशिया में लोकेटेड हैं तो क्या एशिया में हमें इंपॉर्टेंट पावर बनना है, क्या ऐसी डिजायर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। आर्ग्यू विद केस विद द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971 एज एन एग्जाम्पल, आपको किस कंटेक्स्ट में बताना है जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन होती है 1971। अब देखो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशंस इन एशिया, सबको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन, क्योंकि 2 ही पावर है एशिया में, राइट, चाइना एंड इंडिया। सो इट इज ऑल्सो वेरी बिग एंड पावरफुल एज कंपेयर टू इट्स नेबर। क्यों है ऐसी पोजिशन, क्योंकि अगर आप देखते हो पूरे के पूरे एरिया में तो अपने आसपास के नेबर से बहुत ज्यादा बड़ा है, पावरफुल भी है। सो हाउएवर इंडिया डू नॉट अंडरमाइन द स्टेटस ऑफ एनी नेशन एंड एक्ट ओनली व्हेन द सिचुएशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल। हालांकि हमारी पोजीशन क्या होती है, हमारी पोजीशन देखो ऐसी होती है कि मैं इंटरफेयर नहीं करना, कोई अगर किसी कंट्री का इंटरनल मैटर है तो वी विल नॉट इंटरफेयर। अभी देखो अगर रशिया और यूक्रेन की फाइट चल रही थी, पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था ना, अगर तो दोनों के दोनों नेशन के रिगार्डिंग कोई किसी को फेवर कर रहा था, कोई किसी को फेवर कर रहा था, बट इंडिया ने क्या सोचा कि ये दोनों का मैटर है ना, ऑल दो उसको क्रिटिसाइज भी किया गया एंड इट वाज एक्सेप्टेड कि कहीं ना कहीं हम रशिया की तरफ क्या थे, टिल्टेड थे। बट फिर भी क्या है कि हम लोग हमेशा से क्या कर सकते हैं, ऐसा माना गया कि इंडिया ने कभी भी किसी स्टेट, किसी कंट्री के, किसी नेशन के स्टेटस को अंडरमाइन नहीं किया। ये नहीं सोचे कि बहुत छोटी कंट्री है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, और हम लोगों ने एक्ट तब किया जब वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, राइट। सो वी कैन सी दिस विद द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश। वो कैसे, इंडिया मेड ऑल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू अवॉइड फुल स्केल वॉर बट दैट वर नॉट सक्सेसफुल एंड अल्टीमेटली द वॉर स्टार्टेड बिटवीन द 2 नेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए कि वॉर है वो फुल वॉर में कन्वर्ट ना हो, बट इवन देन सारे के सारे जो हम लोगों ने मिलिट्री एक टाइप से डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए, सारे के सारे फेल हो गए, दे वर नॉट सक्सेसफुल, और इसीलिए दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों नेशन के बीच में वॉर हो गया दिसंबर 1971 में।
उसके बाद फिर देयर वॉज एन अटैक फ्रॉम द पाकिस्तान, और हम देखो क्या मानते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज वाला है ना, वो हम हर एक एरिया में कि हम पहले अटैक नहीं करते हैं। वी ऑलवेज से ना वी कम फ्रॉम दी लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, स्वामी विवेकानंदा। तो हम पीसफुल चीजों पर बिलीव करते हैं, नॉन वायलेंटिक एस्पेक्ट्स पर बिलीव करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने अटैक नहीं किया। अटैक किसकी तरफ से था? दैट वाज फ्रॉम पाकिस्तान, right, on the lands of Punjab and Rajasthan. On the other hand, the Pakistan army attacked the region of Jammu and Kashmir also. जम्मू कश्मीर के ऊपर तो हमेशा से उनकी नजर रहती है पाकिस्तान की। तो अटैक कहां से हुआ? पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर वाले एरिया से। उसके बाद देयर वाज स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन फ्रॉम द इंडियंस ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द बॉर्डर। और फिर क्या हुआ? ईस्ट और वेस्टर्न फ्रंट पे इंडिया ने भी रिटेलिएट किया, मतलब हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपोज किया, भाई उन चीजों को हम अटैक तो ऐसे तो टॉलरेट नहीं करेंगे। इंडियन मेड यूज ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू काउंटर द अटैक ऑफ द पाकिस्तान। अब हम लोग भी चुपचाप नहीं बैठेंगे ना, अगर कोई हमारे ऊपर, ऑल तो हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करते, फर्स्टली हम ये भी नहीं बोलते कि हम किसी के ऊपर अटैक करेंगे, बट अगर कोई अटैक करेगा तो हम ऐसे चुपचाप बैठ के देखेंगे तो नहीं ना। तो फिर जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो हम लोगों ने भी अपनी आर्मी लगा दी, नेवी लगा दी, एयरफोर्स भी लगा दी उस अटैक को काउंटर करने के लिए। और फिर उसके बाद द इंडियन आर्मी ऑल्सो रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन ड्यू टू विच इट वाज एबल टू मेक द पाकिस्तान आर्मी सरेंडर विद इन 10 days। और हमने चैप्टर में रीड किया था कि सिर्फ आर्मी वर्किंग नहीं कर रही थी, कॉमन पीपल वर ऑल्सो सपोर्टिंग। और वो क्यों सपोर्ट करे थे? बिकॉज दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द कंट्री। इसलिए सभी कॉमन पीपल ने भी वहां आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड विद द सपोर्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री विद इन 10 days ओनली वी वर able to make that Pakistan army will be surrendering, right? तो ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, अब देखो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम इंपॉर्टेंट रीजनल पावर के फॉर्म में, ऑल दो ये हर एक कंट्री की डिजायर होती है कि वो रीजनल पावर बने, इंपॉर्टेंटली उसको कंसीडर किया जाए, बट किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करके पावर गेन करना, अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना, दैट इज नॉट द, यू कैन से दैट इज नॉट द हैबिट ऑफ आवर कंट्री। हम ऐसा नहीं करते हैं। But when someone attacked on us, that yes, this attack was able to show that if you are thinking that India is weak country and it is continuously fighting the wars and it is weak, so that is your mistake. India is not that type of country that is going to accept all kind of attacks. Now we are powerful, we have made our army strong, right? हमने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। So we have made our army military strong and now we are ready to answer each and every attack which will be you can say on the sovereignty of our country, right? So I hope question number 8 is completely clear to all of you, right? तो हम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि पावरफुल बने, बट हम वो पावरफुल ऐसे बनना चाहते हैं कि हमारा कुछ एक टाइप से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस हो, ऐसा नहीं कि हमने दूसरी कंट्री पे अटैक करके उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, उस पोजीशन में हम बड़ा नहीं बनना चाह रहे हैं, राइट? एंड इन एशिया इंडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ बिग ब्रदर इन स्पेशली इन साउथ एशिया, यू कैन से। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज बेस्ड अपॉन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट? And with that peaceful coexistence, we just want to be important regional power. I hope question number 8 is clear to all of you. Along with that, what was also else in this question? There was 90,000 Pakistani soldiers that surrendered to the Indian Army. East Pakistan was declared independent and became the Bangladesh. और फाइनली क्या हुआ? जो वॉर हमारे बीच में चल रहा था उसकी वजह से फाइनली जब आर्मी जो मिलिट्री थी पाकिस्तान की उसने सरेंडर कर दिया, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या मानना पड़ा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मानना पड़ा दैट यस नाउ देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी बांग्लादेश। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंटरफेयर किया था, तो कहीं ना कहीं इंडिया की विक्ट्री कंसीडर होती है दैट यस इंडिया वाज एबल टू गिव एग्जिस्टेंस टू बांग्लादेश, राइट? And it was able to enhance the dignity of India on international level as well. Now question number 9. How does political leadership of our nation affect its foreign policy? जो हमारी लीडरशिप है, क्या लीडर्स का कुछ इम्पैक्ट होता है? मतलब आप लोगों ने पढ़ा, नेहरू के बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी आपने पढ़ा, तो क्या जो हमारी लीडरशिप है उन लीडर्स का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन पॉलिसी पे? So explain this with the help of examples from India's foreign policy. आपको इंडियन कंटेक्स्ट देखना है और फिर आपको बताना है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। So देखो the foreign policy is shaped by the political leadership. Of course, great impact will be there of the leadership.
अब आप प्रेजेंट में देख सकते हो द लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी आर एबल टू से दैट यस ऑन इंटरनेशनल लेवल वी हैव मेड अ सेपरेट आइडेंटिटी राइट नाउ, राइट। तो हमेशा से जो फॉरेन लीडरशिप होती है, हमारी कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो डेफिनेटली अफेक्ट करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी को। However, some of the areas like national interest and protection of border remain constant for every political party। हालांकि देखो क्या होता है कि नेशनल इंटरेस्ट के एरियाज, प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर्स, ये तो कॉमन होते हैं कि हर एक पार्टी चाहती है कि ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू नेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये तो हर कोई चाहता है। द फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, right, first prime minister also and first foreign minister also, so we can see the highlights of his policy। हम लोगों ने अभी, अगर आप ये बताते हो कि लीडरशिप का क्या इंपैक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वी आर एबल टू सी एंड इन द चैप्टर आल्सो आई टोल्ड यू कि उस टाइम पे जो नेहरू के आइडियाज थे, कहीं ना कहीं उनकी वजह से इंडिया की ऐसी पोजीशन बन गई, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी वर एबल टू शो ऑन इंटरनेशनल लेवल, ऑन वर्ल्ड मैप दैट यस इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री। और हम लोगों ने ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आइडेंटिटी बनाई, बल्कि उन सारी की सारी कंट्रीज को भी एक स्टेज प्रोवाइड करवा दी जो उस कहीं ना कहीं मिलिट्री कैंप में इंक्लूड नहीं होना चाहते थे, राइट। सो ऑफ कोर्स दैट इज डेफिनेटली दैट लीडरशिप ऑफ एनी कंट्री, एनी नेशन विल अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी। जैसे देखो नेहरू की पॉलिसी, नेहरूज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, राइट, क्योंकि अगर आप सॉवरेनिटी मेंटेन करके रखोगे, यही तो थी जिसके लिए हम फाइट करते आ रहे थे। तो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, वो तो हमारा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। Second objective was to ensure the territorial integrity of India and the third was to bring rapid economic development in India। तो तीन आइडियाज हमारे मेन थे। कौन कौन से? सोवरेनिटी को प्रिजर्व करके रखना, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करके रखना इंडिया वाली को, और उसके अलावा जो थर्ड वाला था कि क्या हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिडली गेन करनी है। इन इंडिया दिस थ्री विजन्स गाइडेड हिज फॉरेन पॉलिसी। यही तीन विजन थे जिनको लेकर नेहरू की गवर्नमेंट ने वर्क करना शुरू किया था। So for achieving these policies, Nehru chose the path of non-alignment। और हमें पता था देखो कि हमारी कंट्री को मिलिट्री एरियाज में भी, ग्रेन के एरिया में भी, टेक्निकल एरिया में भी एड की रिक्वायरमेंट है, हेल्प की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मिलिट्री कैंप में इंक्लूड नहीं हुए, और दोनों पार्ट से अगर हमें बेनिफिट चाहिए था तो हमने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट का पाथ अडॉप्ट कर लिया। He did not join any of the capitalist and communist bloc। किसी को ज्वाइन नहीं किया हम लोगों ने। Nehru wanted to pursue his vision of peaceful world and wanted to remain away from the Cold War rivalries of the US and USSR। क्यों हम लोगों ने ऐसा नहीं किया? क्योंकि हमें पता था कि अगर दोनों में से किसी एक ग्रुप के साथ हम जाएंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों में से किसी के साथ भी हम इंक्लूड नहीं हुए। In his policy of non-alignment, Nehru received support from several other nations who were being sufferer of the imperial policies of the West। इसके अलावा जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज थी, हम लोगों ने सिर्फ अपने लिए बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाया कि हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का, बल्कि क्या था, कुछ और भी तो नेशंस थे ना जो सफर कर रहे थे इंपीरियल पॉलिसीज के साथ। सो वी हैव प्रोवाइडेड देम आल्सो अ स्टेज। सम ऑफ द नेशन, घाना, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, ये सारे के सारे लीडर्स कौन से थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक टाइप से सपोर्ट किया और उसको कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट यस द लीडरशिप ऑफ एनी कंट्री विल इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी कंट्री में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडियाज थे, उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को लीड किया कि उनका ऑब्जेक्टिव था हमें रैपिड ग्रोथ करनी है, हमें इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, हमें सोवरेनिटी को प्रिजर्व करके रखना है। सो दैट्स व्हाई ही वर्कड इन दैट डायरेक्शन ओनली, and just because of that direction we are able to see some foundational backgrounds of our foreign policy, that yes these principles are there which are providing base to our foreign policy, right? So yes, of course, without any kind of doubt we can say that the leadership of any nation will affect the foreign policy. Now question last, broadly non-alignment means not trying yourself off with military blocks। मतलब non alignment का मतलब, जवाहरलाल नेहरू की वर्डिंग्स आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि non alignment से मतलब क्या है, not trying yourself off the military blocks, it means trying to view things as far as possible। मतलब आपको ये नहीं देखना जस्ट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखना,
आपको मिलिट्री ब्लॉक की वजह से नहीं देखना कि आप क्या हो, कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, आप एक टाइप से सोशलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। नो, आपको मिलिट्री ब्लॉक्स की वजह से नहीं देखना। इट मीन्स ट्राइंग टू व्यू थिंग्स एज फार एज पॉसिबल, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब और व्यू से आप देख सकते हो बट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे। Though that has to come in sometimes, but independently and trying to maintain friendly relation with all the country। मतलब फॉरेन पॉलिसी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव जस्ट क्या है कि हम मिलिट्री कैंप से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। बट एक जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इंडिपेंडेंटली वी विल ट्राई टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द नेशंस। दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो अब आपसे इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाई डज नेहरू वांट टू कीप ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स? मतलब हम जो है ये जितने ब्लॉक्स बने हुए थे, मिलिट्री ब्लॉक्स बने हुए थे, हम इनसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन करना चाह रहे थे? अब देखो, नेहरू डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक। नेहरू वांटेड टू परस्यू दिस विजन ऑफ पीसफुल वर्ल्ड एंड वांटेड टू रिमेन अवे फ्रॉम द कोल्ड वॉर राइवलरीज ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर। क्योंकि अगर हम देखो किसी एक ग्रुप के साथ जाते तो इसका डायरेक्टली सा मतलब क्या था कि हम कोल्ड वॉर में उस पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। Although we were having impact of socialist ideology, but even then we did not go with USSR। इसका मतलब यही था कि अगर हम किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो मतलब हम उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। और फिर कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कोल्ड वॉर का पार्ट बन जाते। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस मेंटेन करके रखी ताकि हम किसी भी ब्लॉक में इंक्लूड ना हो और उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस हम मेंटेन करके रखें। फाइन। इसीलिए नेहरू क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने दोनों के दोनों मिलिट्री कैंप से, मिलिट्री ब्लॉक से एक टाइप से डिस्टेंस मेंटेन करके रखी। बिकॉज we did not want to include or we did not want to be the part of any rivalry that was existing between US and USSR, right? Second question, do you think that the Indo-Soviet Friendship Treaty violated the principle of non-alignment? Give reasons for your answer। अब आपसे सेकंड पूछा गया है जो हम लोगों ने 20-year फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी 1971 की यूएसएसआर के साथ, कि क्या उसने वॉयलेट किया? क्योंकि देखो, जैसे एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि हम किसी मिलिट्री ग्रुप के साथ इंक्लूड नहीं होने वाले हैं, है ना, लेकिन सेकंड टाइम पे हम लोगों ने उसी टाइम पे हम क्या करें, 1971 में हम लोगों ने ट्रीटी कर ली, फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली रशिया के साथ। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये वॉयलेशन है नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल का? इसके रिगार्डिंग आपको आंसर देने हैं। अब देखो, ये एक्चुअल में ये कोई ना कोई एक टाइप से कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट एक्चुअल में क्या था, बिकॉज वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना, तो हमारी चॉइस है कि हम किसी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, राइट? अब देखो, आई डू नॉट थिंक दैट इंडो-सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी violated the principle of non-alignment. During the time of USA and other Western nations were showing support to Pakistan, India needed the support of powerful nation to protect its national as well as international interest। क्योंकि देखो क्या सिनेरियो चल रहा था, हमने क्यों ट्रीटी की, फ्रेंडशिप ट्रीटी क्यों की? हम लोगों ने इससे पहले का सिनेरियो देख लिया था। वी हैव सीन कि 1965 में जब वॉर हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था यूएसए। अगेन जब 1971 में वॉर हुआ, अगेन पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था यूएसए। तो जब डायरेक्टली हमें दिख रहा था कि यूएसए जो एक ब्लॉक है कोल्ड वॉर का और वो हेल्प कर रहा है हमारे एनिमी को, तो हमारे पास क्या था, ऑप्शन ही नहीं था, है ना। बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट दैट वी शुड ऑल्सो गेट द हेल्प फ्रॉम एनी पावरफुल कंट्री, बिकॉज वी वर नॉट इन दैट मच पावरफुल पोजिशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हमने क्या सोचा कि एक पावरफुल कंट्री के साथ हमें भी रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंटरेस्ट। और इसीलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, 20 years ट्रीटी कर ली यूएसएसआर के साथ। तो दैट वाज नॉट द वायलेशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट यस, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर हैविंग द रिक्वायरमेंट्स, वी वर हैविंग द नीड of the support of any powerful country, and that's why we thought that it is fine to take support from USSR, because our enemy, or you can say because our rival, was able to get the support from USA, right? Now question last, if there were no military blocks, do you think non-alignment would have been unnecessary? अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब तो देखो ये ब्लॉक्स नहीं रहे हैं, तो क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अननेसेसरी हो गया? हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर बोलते हो इन द एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट देयर वुड हैव बीन नो नेसेसिटी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
India would have shown cooperation with all the nations and seek their development goals easily. अब देखो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ऑल दो आप कंप्लीटली इसको ये नहीं कंसीडर करोगे कि सिर्फ मिलिट्री से कनेक्टेड था एक टाइप से, मतलब उस टाइम पे क्या था कि हम लोग अगर ऑल दो वो स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर एरा के टाइम पीरियड में, लेकिन अगर मिलिट्री ब्लॉक्स नहीं है तो अननेसेसरी नहीं हो जाता है, क्योंकि एक टाइप से क्या है कि ये हमें क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना वो कैसी होनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री जो एक पावरफुल है उसकी पोजीशन की वजह से उसके क्लोज नहीं होगी। हमारी कंट्री एक सेपरेट आइडियोलॉजी रखती है, ये उसको सिंबलाइज कर रहा है, जिसकी जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें क्या है हम एक्सेप्टेंस देते हैं उन सारी की सारी वैल्यूज को जो इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए अगर मिलिट्री ब्लॉक्स नहीं है तो नॉन अलाइनमेंट नेसेसिटी नहीं है, और या फिर अननेसेसरी है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं ना, आज तो मिलिट्री ब्लॉक्स नहीं बने हुए, बट इवन देन हम लोग लेके आ रहे हैं NAM 2, क्यों? बिकॉज NAM इज रेलिवेंस टुडे ऑल्सो, राइट। बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट आप एक मिलिट्री ग्रुप से इसका मतलब ये है कि हम ऑल दो हम किसी मिलिट्री ग्रुप का में इंक्लूड नहीं होंगे, बट इवन देन क्या है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे, पॉलिटिकल मैटर्स पे हम लोग क्या होंगे, न्यूट्रल होके वर्क करेंगे। न्यूट्रल इन दैट सेंस कि हम लोग ऐसे नहीं हो जाएंगे कि हम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, वो वाला न्यूट्रल नहीं। मतलब न्यूट्रल कैसे कि हम जिसकी मिस्टेक होगी, जिसकी गलती होगी, हम उस कंट्री को कुछ बोलेंगे, ऐसे वाली पोजीशन, राइट। Although it was started at the time of Cold War era only, तो अगर उस टाइम पे अगर कोल्ड वॉर नहीं हो रहा था, मिलिट्री ग्रुप्स नहीं थे, तो उसकी हमें नेसेसिटी भी नहीं थी। और ये हमने क्यों अडॉप्ट की? हम लोगों ने इसलिए अडॉप्ट की क्योंकि हम लोगों को कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी दोनों के दोनों नेशन से, इसलिए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, राइट। बट अगर आप आज भी आपसे पूछा जाता है कि ये क्या कंप्लीटली इररेलेवेंस हो गया, देन यू विल से नो, वी आर हैविंग इट सेकंड फेज NAM 2 के नाम से, जिसमें हम पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट दैट इज नॉट इररेलेवेंस, राइट। So I hope now all of the questions related to this chapter are completely clear to all of you. We have done part 1 also and part 2 also, and we have completely finished this chapter today. I hope it's completely clear, but if you are having any kind of doubts and question, you can ask your doubts in comment section. In next part we will do NCERT solution for the 5th chapter, that is challenges and restoration of the Congress system, right? Till then, keep revising, keep learning, and stay connected as well. Thank you. Thanks a lot.